रात हुई तो मैं अपने कमरे में सोने का बहाना करके चली गई, लेकिन मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी अपनी माँ के घर वापस आने का। जब मेरी माँ वापस आई तो उस वक्त मैं जाग रही थी। रात के 12 बजे का टाइम था। मेरी माँ के साथ कोई और भी आया था, लेकिन उस इंसान की शक्ल मैं नहीं देख पाई थी। वह दोनों कमरे में चले गए। मैं पीछे पीछे गई और खिड़की की दरार से देखा। वह जो कोई भी इंसान था, मेरी माँ उसकी बाहों में थी। यह देखकर ही मुझे हैरत का एक तेज़ झटका लगा था। मेरी माँ इस हद तक गिर जाएगी कि घर में ही अय्याशी कर लेगी, मैंने कभी ना सोचा था। आने वाले इंसान की मेरी तरफ पीठ थी। मैं देखना चाहती थी वह इंसान कौन है, और जब उस इंसान को मैंने देखा तो मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। वह कोई और नहीं बल्कि पीयूष था। इसका मतलब मेरी माँ के प्यार के चक्कर में पड़कर पीयूष ने मुझे छोड़ दिया था। मुझे समझने में देर ना लगी कि मेरी माँ ने ही पीयूष के साथ चक्कर चलाकर मेरा घर बर्बाद किया है। मैं वापस लौट आई और बेड पर गिरकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अगले दिन जब रूटीन के अनुसार मेरी माँ बाहर चली गई तो मैंने अपने माँ के कमरे की तलाशी ली। आखिर मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं जानना चाहती थी। मैं तो उनकी ज़िंदगी से चली गई थी। उन्हें तो खुश होना चाहिए था कि अब मैं उनकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आऊँगी, लेकिन पीयूष से तलाक करवाकर उन्होंने तो मुझे अपने घर में ही हमेशा के लिए बिठा लिया था। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया था? मैंने अपनी माँ के पूरे कमरे की तलाशी ले डाली। फिर मुझे एक ऐसी चीज़ मिली जिससे मुझे सब कुछ समझ आ गया कि आखिर मेरी माँ ने यह सब क्यों किया था। मेरे हाथ कुछ पेपर लगे थे जिसमें पापा ने अपना पुश्तैनी मकान और ज़मीन जायदाद मेरे नाम कर दी थी। उसमें पापा की लिखी एक डायरी भी थी जिसमें पापा ने लिखा था, सुरेश यानी मेरे पापा की शादी सबसे पहले मेरी सौतेली माँ ममता से होने वाली थी। मेरी सगी माँ रूपा और मेरी सौतेली माँ ममता दोनों आपस में सगी बहनें थीं, लेकिन ममता किसी और से शादी करना चाहती थी। वह सुरेश से शादी नहीं करना चाहती थी। फेरों से ठीक पहले ममता अपने आशिक के साथ भाग गई। घर वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी माँ रूपा को मंडप पर बिठा दिया, लेकिन ममता के आशिक ने जिस जगह ममता को बुलाया था वह वहाँ पर नहीं आया। बहुत देर इंतज़ार के बाद आखिर ममता घर आई, लेकिन तब तक मेरी माँ रूपा और सुरेश की शादी हो चुकी थी। सब घर वाले ममता पर बहुत गुस्सा हुए और ममता को घर से निकालने लगे कि तुमने तो हमारी इज्जत उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अब क्या लेने आए हो। लेकिन ममता ने एक नई कहानी सुना दी। उसने कहा कि रूपा ने ही उसे यहाँ से यह कहकर भेजा था कि सुरेश ममता से अकेले में मिलना चाहते हैं। मैं तो कुछ देर के लिए ही बाहर गई थी, लेकिन मुझे कुछ लड़कों ने पकड़ लिया और जानबूझकर इतनी देर तक बांधे रखा कि शादी संपन्न हो जाए। शादी के संपन्न होते ही मुझे उन लोगों ने छोड़ दिया। यह सब कुछ किया कराया रूपा का ही है। इसने जानबूझकर मुझे बाहर भेजा था ताकि मेरी जगह ये सुरेश से शादी कर ले। रूपा मना करती रही कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन रूपा ने अपनी बातों में घर वालों को ऐसा उलझाया कि सबने ममता की ही बात पर यकीन कर लिया। शादी तो हो गई थी, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन ममता को घर में रहने की इजाज़त मिल गई। लेकिन ममता दिन रात साजिश करने लगी थी कि किस तरह रूपा और सुरेश को अलग कर सके, क्योंकि उससे बिल्कुल नहीं देखा जा रहा था कि रूपा ससुराल में खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। ममता का आशिक तो उसे धोखा देकर भाग गया था। अब सुरेश पर ही डोरे डालने लगी थी, लेकिन सुरेश किसी भी तरह ममता के काबू में नहीं आ रहा था। सुरेश और रूपा आपस में बहुत ही खुशी की ज़िंदगी जी रहे थे और उनकी खुशियों को और भी ज़्यादा कर दिया था कविता के जन्म ने। कविता के जन्म के बाद दोनों और भी ज़्यादा खुश रहने लगे थे, और फिर भगवान ने सुरेश और रूपा को दूसरी खुशी दी। वह दूसरी बार माँ बनने वाली थी। रूपा अपनी माँ के घर गई हुई थी और फिर ममता ने ऐसी चाल चली कि सब कुछ तबाह हो गया। ममता ने किसी गैर मर्द को पैसे देकर खरीद लिया और उसे कहा कि तुम्हें रूपा के कमरे में सोना है। पैसे के लालच में उस इंसान ने ऐसा ही किया। ममता ने रूपा को कुछ ऐसा दिया
कि वह गहरी नींद में चली गई। जब वह गहरी नींद में हो गई तो वह आदमी रूपा के पास बेड पर लेट गया और इतने में ममता ने सुरेश को फ़ोन कर दिया, यह कहकर कि अपनी पत्नी के कारनामे खुद अपनी आंखों से देख लो। जब सुरेश आए तो रूपा और वह आदमी एक साथ लेटे हुए थे। रूपा का सर उस आदमी के कंधे पर था। सुरेश ने गुस्से में आकर उसी वक्त रूपा को उठाया और उसके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी। रूपा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर हुआ क्या, और फिर गुस्से से सुरेश ने आओ देखा न ताओ रूपा को तलाक देने का फैसला सुना दिया। मासूम और कमज़ोर दिल की रूपा यह सदमा बर्दाश्त न कर सकी और दिल पर हाथ रखकर बैठकर सदमे में चली गई। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती चली गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ममता अपनी चाल में कामयाब हो चुकी थी। उसने सब घर वालों को ऐसे विश्वास दिलाया जैसे रूपा ही गलत थी। उसने ही झूठ बोलकर सुरेश के साथ शादी की थी। जिस समय रूपा की मौत हुई थी, कविता उस समय सिर्फ 5 साल की थी। सुरेश कविता को अपने साथ लेकर आ गए। सुरेश के घर वालों ने दूसरी शादी का जोर लगाया, लेकिन सुरेश नहीं माने। उन्होंने रूपा से सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन उस औरत ने उन्हें धोखा दिया था और मोहब्बत से सुरेश का विश्वास उठ चुका था। सुरेश पूरी तरह से टूट चुके थे और इसी बात का फ़ायदा ममता ने उठाया और सुरेश पर अपने प्यार के डोरे डालने शुरू कर दिए। और कुछ ही दिनों में उसने सुरेश का दिल जीत लिया और फिर सुरेश और ममता की शादी हो गई। ममता ने सुरेश पर मोहब्बत का ऐसा जादू चलाया कि वह अपनी बेटी कविता को भी भूल गए। धीरे धीरे समय गुजरता गया और कविता बड़ी हो गई, यहाँ तक कि कविता ने घर से भागकर शादी भी कर ली थी। ममता को अब और भी बहाना मिल गया था। जैसी माँ वैसी बेटी, वह हर वक्त सुरेश के कान भरती रहती, लेकिन एक दिन सच्चाई खुलकर ही रहती है जब सुरेश ने खुद अपने कानों से ममता को और उसके आशिक की बातों को सुना। ममता का वही पुराना आशिक जो उस दिन शादी वाली रात उसे लेने नहीं आया था, अब वो ममता से मिलने घर आया था। सुरेश उस समय काम पर होते थे, लेकिन उस दिन घर जल्दी आ गए थे। कमरे से आती हुई आवाज़ों को सुन रहे थे और उन्होंने सुना कि वह लड़का कह रहा था, ममता प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो जो उस रात मैं नहीं आ सका। मेरी कुछ मजबूरी थी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम सुरेश को छोड़ दो, मैं तुमसे अभी शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो ममता ने उसे कहा था कि मैं बहुत ही मुश्किलों से सुरेश को पाया है, अब मैं सुरेश को नहीं छोड़ सकती। सुरेश को पाने के लिए उसने अपनी बहन रूपा तक को नहीं छोड़ा। सुरेश अंदर कमरे में गए थे और ममता को जोरदार थप्पड़ मारा था और कहा था कि तूने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मेरी इतनी मोहब्बत करने वाली पत्नी को तुमने मुझसे छीन लिया और मेरी बेटी के लिए मेरे मन में जहर भर दिया। भगवान तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर देगा। जब ममता को लगा कि उसकी सच्चाई पता चल चुकी है, तो ममता ने दूसरा रास्ता अपना लिया। वह सुरेश को दूध में कुछ ऐसा पिलाने लगी कि सुरेश अपने होशो आवाज़ खो देते। धीरे धीरे सुरेश कमज़ोर होते चले गए और बीमारियों की पकड़ में आते चले गए और फिर एक दिन उन्हें लकवा मार गया। लेकिन मरने से पहले सुरेश अपना सब कुछ अपनी बेटी के नाम पर कर गए थे और यही बात ममता को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सब कुछ अपने नाम करवाने का उसके पास एक ही रास्ता था और वह उसका तलाक करवाकर कविता को घर पर बिठा देना और धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करवा लेना। डायरी पढ़ने के बाद कविता की आंखों से आंसू आ रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सगी मौसी उसके साथ ऐसा कर सकती है। उसे अपनी माँ और अपने पापा को लेकर आज बहुत रोना आ रहा था। कैसी खुशहाल ज़िंदगी थी दोनों की, लेकिन ममता ने उनकी ज़िंदगी तबाह कर दी। कविता ने प्रॉपर्टी के पेपर उठाया और अपने कमरे में चली गई। उसने सोच लिया था कि आज मैं ममता के सामने चुप नहीं बैठूंगी, आज उससे सारा हिसाब मांगूंगी। और थोड़ी ही देर में ममता घर पर आ गई। आज उसके साथ पीयूष भी फिर से था, लेकिन कविता ने पीयूष को नज़रअंदाज कर दिया। उसे पीयूष से भी नफ़रत हो रही थी, क्योंकि दूसरों की बातों में आकर उसने कविता की मोहब्बत को ठुकरा दिया था। जैसे ही ममता घर आई तो कविता चीख पड़ी, बताओ क्यों किया तुमने?
क्यों मारा मेरी माँ को, क्यों मारा मेरे पापा को, क्यों बर्बाद की मेरी ज़िंदगी। तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? दिल की जगह पत्थर है। इतनी ज़िंदगी बर्बाद करते हुए तुम्हें ज़रा भी दया नहीं आई। लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ, मेरे पापा ने यह सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। कविता की बात सुनकर ममता ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और उसी भयानक हंसी के साथ बोली, कविता, तुम्हें क्या लगता है मैंने कच्ची गोलियाँ खेली हैं? असली पेपर तो मेरे पास है, जो मैंने अभी हाल ही में कोर्ट से बनवाए हैं। तुम इन्हें नकली पेपर कह सकती हो क्योंकि ये नकली पेपर ही हैं, लेकिन कोर्ट में तुम कभी साबित नहीं कर पाओगी कि ये नकली पेपर हैं। इन पेपर में यह सारी जायदाद तेरे नाम है और इसलिए अब तुम इस घर से निकल जाओ। और मैं हक्का बक्का सी ममता का मुंह देख रही थी। पीयूष ममता की सारी बातें सुन रहा था और हक्का बक्का सा खड़ा था। दौलत के लालच में आकर उसने कविता को छोड़कर ममता से रिश्ता बनाया था। ममता ने उसको शायद दौलत का ही लालच दिया होगा, तभी तो उसने कविता को छोड़ दिया। लेकिन उसको कहाँ पता था कि सारी जायदाद तो कविता के नाम पर है। वह हारे हुए जुआरी की तरह लग रहा था। वह अपनी इतनी प्यार करने वाली पत्नी से हाथ धो बैठा था और एक मक्कार औरत के जाल में फंस गया था। कविता के पास और कोई रास्ता नहीं था। ममता ने उसे हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। कविता के पास और कोई नहीं था। वह अनाथ आश्रम में चली गई। वहाँ पर छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी और वहीं पर नितिन और कविता की मुलाकात हुई। नितिन को कविता की सादगी पसंद आई। नितिन ने कविता के सामने शादी का प्रपोजल रखा। उसने कविता से कहा कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी को गुजरे 8 साल हो गए हैं। मेरी 9 साल की छोटी सी बच्ची है। मेरी बच्ची को माँ की ज़रूरत है और मुझे भी एक सच्चे जीवन साथी की ज़रूरत है। क्या तुम मेरे बच्चे की माँ और मेरी जीवन साथी बनना पसंद करोगी? कविता को उसकी आंखों में सच्चा प्यार नजर आया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक बार पहले भी वह मोहब्बत के नाम पर धोखा खा चुकी थी, लेकिन इस बार फिर मोहब्बत का सौदा नहीं था। इसमें नितिन की कुछ मजबूरी थी। उसे अपनी बच्ची के लिए माँ चाहिए थी और कविता को यह सौदा घाटे का नहीं लगा। उसने झट हाँ कर दी। कविता और नितिन की बहुत ही सादगी से शादी हो गई। उसने रिया को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला। रिया भी कविता से बहुत जल्दी घुल मिल गई थी। उनकी खुशहाल ज़िंदगी को अब 10 साल गुजर चुके थे। कविता अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। एक बार कविता और नितिन मंदिर में कुछ भिखारियों को खाना खिला रहे थे और कविता के पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई जब उसने ममता को भिखारियों की लाइन में खड़े देखा। ममता की हालत बहुत ख़राब थी। वह बहुत बीमार लग रही थी। ममता की हालत देखकर कविता का दिल कांप गया। भगवान ने ममता को उसके कर्मों की सज़ा दे दी थी। बाद में कविता को पता चला कि पापा ने बैंक से अपने काम के लिए कुछ लोन लिया था, जिसकी किस्तें समय पर ना पहुंचने की वजह से बैंक का कर्ज बहुत ज़्यादा हो चुका था और बैंक ने अपना पैसा वसूलने के लिए पापा की सारी जायदाद नीलाम कर दी थी। ममता खाली हाथ रह गई। ममता गलत कामों में पड़ चुकी थी और इसलिए ममता को यह भयंकर बीमारी हो गई। उसे एड्स हो गया था। आज वह अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन काट रही है और भीख मांगकर अपना पेट पाल रही है। कविता का ममता से दिल तो नहीं था, क्योंकि उसकी वजह से उसकी माँ, उसके पापा उसके पास नहीं थे। लेकिन इंसानियत के नाते कविता ने ममता को एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। अब उसी हॉस्पिटल में ममता अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन काट रही है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।